कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विशेष आपके लिए आज क्या है इस कार्यक्रम में। खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों पर तकनीकी जानकारी। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन। नए और पुराने मत्स्य तालाब का प्रबंधन। आज के समय में कृषि मशीनीकरण एवं यंत्रीकरण के बिना खेती असंभव है, क्योंकि बैल पशुओं से खेती करना अधिक लागत, अधिक समय, अधिक श्रम के कारण इस पद्धति से खेती लाभकारी सिद्ध नहीं हो रही। इसलिए खेती में मशीनीकरण तथा यंत्रीकरण का प्रचलन काफी बढ़ा है। इनके द्वारा हम समस्त कृषि कार्यों को कम समय में और सरलता से निपटा लेते हैं। अतः अपने प्रदेश में मुख्य रूप से खरीफ मौसम में कौन कौन से कृषि यंत्र अपनाएं तथा कैसे इनका उपयोग करें, इस पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय एवं श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोर्ड हल, इसमें 2 से 3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भी भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतः हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर या बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है।
किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र हैं। अब आइए बात करते हैं बीज की बुआई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीजों एवं उर्वरकों को बुआई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुआई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में काफी कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो टिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज एवं उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। जहां तक किसान भाइयों गन्ना कटाई तथा बुआई यंत्र की बात है, तो इस यंत्र के द्वारा बुआई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्य क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा। कोनोवीडर, यह पंक्तिबद्ध रोपी गई धान की फसल या सीरी विधि से रोपी गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने वाला मानव चालित यंत्र है, जिसमें धान की फसल में इसका प्रयोग कर आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दिन में आधा एकड़ क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई कर सकता है। फसल सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृषि यंत्र, ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर, इसकी सहायता से लाइनों में बोई गई फसलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। डस्टर, ये भी मानव चालित या शक्ति चालित होते हैं। इसकी सहायता से डस्ट या धूल के रूप में आने वाले रसायनों का बुरकाव किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कटाई एवं मड़ाई में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में। तो पहला यंत्र है रीपर, जो कि पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस यंत्र की सहायता से धान एवं गेहूं की कटाई की जाती है। पावर टिलर रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 1.6 हेक्टेयर होती है तथा ट्रैक्टर चालित रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 4 हेक्टेयर होती है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। देशी हल, मोल्ड बोर्ड हल तथा हैरों में तवों को पैना कर लेना चाहिए, अन्यथा ट्रैक्टर पर अतिरिक्त बल पड़ता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरीके से समायोजित कर लेना चाहिए, जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। बुआई में प्रयोग किए जाने वाले सीड ड्रिल एवं फर्टी सीड ड्रिल मशीन की जांच करवा लें। उर्वरक एवं बीज पेटी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की भी देखभाल करना आवश्यक है, जिसके पहिए की हवा, ट्रैक्टर में डीजल, स्नेहल तेल की मात्रा इत्यादि को जांच लेना चाहिए। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनके प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। किसान भाई पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने हेतु विभिन्न मौसम के अनुसार देखरेख, आवास, आहार प्रबंधन कार्यों को अपनाना चाहिए, जिससे कि पशु किसी भी समस्या की चपेट में न आए। दुधारू पशुओं की क्षमता के अनुसार दुग्ध उत्पादन मिलता रहे। चूंकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और इसलिए जरूरी है कि दुधारू पशुओं की देखभाल गर्मी के अनुसार करें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी वर्मा से। इस समय किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अपने जानवरों को गर्मी से बचाएं। जो भी जानवर दूध देने वाले हैं, ज़्यादा गर्मी अगर जानवर को लगती है तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है।
इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने जानवर को गर्मी से बचाने के लिए आवास व्यवस्था में कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन कर लें। जैसे जिस आवास में जानवर को रखना है उसकी लंबाई जो है उत्तर और दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। 2 आवास एक साथ बराबर में बनाए जाएं, जिससे सुबह जब धूप पूरब की तरफ से आती है तो पहले आवास की छाया दूसरे आवास पे चली जाएगी, जिसमें दूसरे आवास में छाया रहेगी और जानवर अपने आप उस दूसरे आवास में निवास करेंगे। और जब शाम के समय धूप पश्चिम की तरफ जाती है तो दूसरे आवास पे धूप पड़ेगी और पहले आवास पे छाया आ जाएगी, उसमें ठंडी हो जाएगी, तो जानवर अपने आप दूसरे आवास से निकालकर पहले आवास में आ जाएंगे। इस तरह से हम जानवरों को ज़्यादा गर्मी से बचा सकते हैं। इसके अलावा आवास में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी हमेशा ताज़ा उपलब्ध होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जानवर जिस आवास में रखे जाते हैं इसमें 2 तरह का सिस्टम होता है, एक हेड टू हेड सिस्टम, दूसरा टेल टू टेल सिस्टम। तो हमें जो है हेड टू हेड सिस्टम ज़्यादा पसंद करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो पशुशाला है उसकी धुलाई और सफाई करने में आसानी होती है। जानवर बंधे रहते हैं, खाते रहते हैं, पानी भी पीते रहते हैं और उसी के साथ साथ हम अपने जानवरों की धुलाई कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं उस स्थान की, और जो भी गोबर या उसका पेशाब होता है या जो भी मलबा होगा वो सारा नाली के द्वारा अपने आप बह के बाहर निकल जाता है। शेड के साथ साथ कुछ ओपन व्यवस्था होती है जिसके चारों तरफ बाउंड्री वाल होती है, तो जानवर अपने आप जब चाहता है तो छाया में चला जाता है और जब उसकी इच्छा होती है तो बाहर निकल आता है। इसके साथ साथ जहाँ पर हम आवास बनाते हैं जानवर का, उसके चारों तरफ ऊंचे जो होते हैं, चाहे वो पॉपुलर के हों या कोई ऐसे छायादार वृक्ष हम चारों तरफ लगा देते हैं कि जिससे कि धूप सूरज चाहे जिधर से जाता है तो उसकी छाया उसके सेट पर पड़ती है और इस छाया के कारण जानवरों का सेट जो है हमेशा ठंडा बना रहता है। इसके अलावा जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि भोजन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के महीने में जानवरों का फीड इंटेक कम हो जाता है। इसलिए जानवरों के भोजन में ऐसा अच्छा चारा होना चाहिए कि जानवर अगर थोड़ा सा भी खा ले तो उसमें पौष्टिक आहार अगर ज़्यादा होगा तो उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कंसंट्रेट की मात्रा जानवर के राशन में बढ़ा देना चाहिए। भूसे की मात्रा को कम खिलाएं, क्योंकि भूसा जानवर गर्मी में कम खाता है, लेकिन जितना ही दाने की मात्रा संभव हो, राति की मात्रा अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जानवर अगर थोड़ा भी कंसंट्रेट खा लेता है तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और जानवर के दूध उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा जानवर है जो कि बोझा ढोने के काम आता है या हल चलने के लिए बैल वगैरह हैं, तो उनकी भी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आने पाएगी। जानवर के भोजन में ये ध्यान दिया जाता है कि गर्मी के महीने में चूँकि अगर सिंचाई का साधन होता है तो हरा चारा भी उपलब्ध होता है, तो हरा चारा अगर हम जानवर को ज़्यादा देते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाता है, क्योंकि इसमें हरे चारे में पानी ज़्यादा होता है। तो जानवर के शरीर में कहीं भी गर्मी के कारण कोई पानी की कमी नहीं होने पाती है। साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सुबह और शाम दिन भर में कम से कम हम 2 बार जानवरों की धुलाई करते हैं। जब हम जानवरों को चरने के लिए बाहर भेजते हैं तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जानवर को सुबह की टाइम चरने के लिए बाहर भेजना चाहिए और जैसे ही 11 या 12 बजने लगे, जब ज़्यादा गर्मी शुरू होने लगती है, तो जानवर को बाहर से लाके और फिर उनको जहाँ पे बांधा जाता है वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। अगर दूसरी टाइम भी जानवर को हमें चरने के लिए भेजना है तो 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद भेजना चाहिए, जिससे ठंडे में जानवर हमारा जो है वो चरने के लिए जाए तो उसको कोई गर्मी से नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर हम बीच दोपहरिया में अपने जानवर को घर से बाहर चरने के लिए भेजेंगे तो निश्चित रूप से जानवर को गर्मी लग जाएगी और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इस तरह का मॉडिफिकेशन अपने आवास में जानवरों के करते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
तरह व्यवसायों के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई मछली पालन से जुड़े हैं या मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं, वो इस व्यवसाय से संबंधित तकनीकी बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि इस व्यवसाय को सफल बनाने में तालाब को वैज्ञानिक ढंग से देखरेख आवश्यक है। तो आइए इस विषय पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं डॉक्टर अनूप कुमार से। तो मत्स्य पालकों के लिए जब मछली पालन की शुरुआत करते हैं तथा तालाब का प्रबंधन और उसका निर्माण कैसे किया जाता है, इस विषय में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले अगर पुराना तालाब है तो उसको जीर्णोद्धार यानी उसकी मरम्मत करना अनिवार्य होता है। तो किसान भाई जब भी मत्स्य पालन की शुरुआत करें तो एक वार्षिक समय सारणी की रूपरेखा तैयार कर लें। उसमें क्या होता है कि उस 4 भागों में बांट दिया जाता है, 3-3 महीने के कार्यक्रम बना के। तो जब पुराना तालाब होता है या नए तालाब की खुदाई करनी होती है, सबसे उपयुक्त महीने होते हैं अप्रैल, मई, जून। इन महीनों में क्या करते हैं कि हम तालाब की खुदाई, या पुराना तालाब है तो उसकी तलहटी की जो उसमें सिल्ट जमा हो जाती है उसको निकाल लेते हैं, उसको बंधों पर चढ़ा देते हैं तथा तालाब नया हो जाता है। तालाब की जब मरम्मत करते हैं तो बंधों का जो ढलान है, अच्छे ढलान, वो 2:1 में रखी जाती है, यानी जो उसका कोण होता है वो 2 और जो उसकी बेस होता है उसको 2 के अनुसार रख के इस तरीके से उसको तैयार करते हैं। उसके बाद तालाब की तलहटी को जोत देते हैं, जिससे उसमें हानिकारक गैसेस या जो भी उसमें अवक्षेपित पदार्थ हैं वो सूख जाते हैं तथा उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जुताई करने के बाद उसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 40 कुंटल गोबर एक बार में पहले डाल देते हैं। गोबर डालने के पश्चात उसमें लगभग 100 किलोग्राम चूना डाल देते हैं। इस चूना डालने के पश्चात हम उसमें पानी भर देते हैं। 10-15 दिन पानी भरा रहता है। तो गोबर डालने से फ़ायदा क्या होता है कि मछली का प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाता है। तो जब हम मत्स्य बीज का संचयन करते हैं तो उसको वो प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता रहता है जो कि गोबर से उत्पन्न होता है। चूना क्या करता है, जो हानिकारक गैसेस या और हानिकारक पदार्थ हैं उनको अवक्षेपित कर देता है, तो पानी साफ रहता है। तो ये अप्रैल, मई और जून के महीने में कर लिया जाता है। इसके बाद मछली का जब संचयन किया जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में मछली के बीज का संचयन किया जाता है। मछली का बीज 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीरा, जो बहुत छोटा होता है, जिसमें लगभग 30% जीवित दर मिलती है, यानी 70% उसमें मृत्यु दर हो जाती है। उसके बाद होता है फ्राई। फ्राई में क्या होता है कि 50% जीवित दर मिलती है। उसके बाद होता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग में लगभग 80 से 90% जीवित दर मिलती है। तो हम मत्स्य पालकों को सलाह देंगे कि फिंगरलिंग जो होता है अंगुली के बराबर का 3-4 सेंटीमीटर लंबा जो बीज होता है उसको संचयित करें, क्योंकि वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है और किसी भी दूसरे पानी में जब डालते हैं वातावरण को सहन कर लेता है। 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 6 से 7 हज़ार अंगुलिकाएँ, जो फिंगरलिंग बताए, उतना मत्स्य बीज संचयित किया जाता है। तो यह जुलाई, अगस्त के महीने में इसको बीज का संचयन किया जाता है। फिर उसके बाद बीज, जब मछली का बीज है उसको प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम भोजन में जो होता है सरसों की खल होती है, राइस पालिश होती है और सोयाबीन की खली होती है, और उसके बाद मिनरल मिक्सचर जो एग्रोमिन या इस तरीके से आते हैं जो उसके वृद्धिवर्धक का काम करते हैं, ये मिला के उसको चूर्ण के रूप में पानी की तलहटी पे फैलाते हैं, जिससे बच्चे खाते हैं और उसके प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन खा के बच्चों में वृद्धि अच्छी होती है। इसके बाद जब आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो भोजन की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं। तो फिर भोजन को क्या होता है कि हम गूंथ के पानी में मिला के गूंथ को और उसमें मिट्टी के बर्तन में तालाब के कोने कोने में 4 कोनों में रखते रहते हैं। इसके बाद पानी में जैसे उसकी गुणवत्ता को जांचते रहते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन का स्तर कितना है, पीएच का स्तर कितना है, उसमें अमोनिया ज़्यादा तो नहीं बन रही है। ये सब चीज़ों को हम समय समय पर उसको चेक करते रहते हैं, जिससे
कि उसमें हानिकारक पदार्थ ना बनने पाए। अगर बन भी जाते हैं तो फिर उसमें हम दोबारा फिर चूने का छिड़काव कर देते हैं, लगभग 25 किलोग्राम चूना छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 75 मिलीग्राम प्रति लीटर का पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है उसका घोल बना के पानी में छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो उसमें जो हानिकारक कीटाणु विषाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जनवरी के महीने में मछली भोजन कम करती है क्योंकि जाड़ा हो जाता है, जिससे पानी का तापमान कम हो जाता है। मछली केवल भोजन उतना करती है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल जो उसकी जीवित है उसको बने रहने के लिए। उसके बाद फरवरी के महीने में हम फिर उसमें भोजन देंगे तथा गोबर की खाद का फिर उपयोग करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक भोजन फिर बनाना हमें, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मछली में बहुत अधिक वृद्धि होती है, सबसे अधिक वृद्धि इसी महीने में होती है। तो इस तरीके से फिर मछली को हम अप्रैल के महीने में फिर निकाल के उसको बाज़ार में बेच देते हैं। वो लगभग 1 किलोग्राम की मछली हो जाती है। तो इसलिए 1 हेक्टेयर तालाब में अगर आपने 7000 बीज डाला है तो लगभग आपको 6 टन मतलब 60 कुंटल मछली आपको प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इस तरीके से वार्षिक समय सारणी जो बताई इसके अनुसार अगर काम करेंगे तो मछली पालन में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, फलों के अंतर्गत केले की खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं। चूंकि इस समय केले के पौधे बढ़वार अवस्था पर होंगे और इस अवस्था पर कुछ आवश्यक कृषि कार्यों को करना जरूरी है, जिससे केले के बाग से अधिक और सही आकार के फल की प्राप्ति हो। अतः किसान भाइयों, इस समय केले की खेती में कौन कौन से कार्यों को अपनाया जाए, इसकी जानकारी के लिए आइए जानते हैं जिला उद्यान अधिकारी रायबरेली के गया प्रसाद से। केला वैसे तो पूरे विश्व में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, भारत में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों में ही केले की उत्तम खेती की जा रही है। केले की रुपाई 15 जुलाई तक अवश्य रूप से कर लेनी चाहिए। रुपाई करने के बाद इसकी समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं इसमें जो है इसके पौधों पे मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। केले का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा का संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। इसमें नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास लगभग 200 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी के समय आधी नाइट्रोजन, आधी फास्फोरस तथा पूरी पोटास का प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके बाद जब पौधों की रोपाई हो जाए, समय समय पर पौधों में प्रति पौधे के हिसाब से शेष नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग 3 से 4 बार में करना चाहिए। इससे अच्छी फसल तैयार होती है। इसमें खरपतवार का नियंत्रण करते रहना चाहिए, समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए, पौधों पर मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे इसकी पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अच्छा उत्पादन के लिए समय समय पर खेतों की सफाई भी करते रहना चाहिए, सिंचाई भी करते रहना चाहिए, जिससे किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। यदि इसमें जो है रोग और कीटों का प्रकोप, फसल में गैर आते समय बनाना बीटल का प्रकोप देखा जाता है। यदि बनाना बीटल से फसलों को बचाना है तो उसमें फूल आने के समय में क्विनाल फास का प्रयोग कर दिया जाए। बनाना बीटल नहीं लगता है और किसान को अच्छी फल प्राप्त होती है, जिसका लगभग 800 से लेकर के 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है। उपज प्राप्त करने के बाद किसान भाई इसकी मार्केटिंग क्षेत्रीय स्तर पर या बड़े शहरों में ले जाकर के इस प्रकार कर सकते हैं कि जहां उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, वहां पर इसका जो है इसकी बिक्री करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बिस्वा सीतापुर के आनंद रहने। आपने संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर जानकारी चाहिए। किसान भाई लोग, अगर आप अब जागृत नहीं हुए
क्योंकि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उसके जो भौतिक दशा है वो बहुत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि किसान भाई लोग संतुलित खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोई DAP और यूरिया का ही प्रयोग करता है, कोई खाली यूरिया ही का प्रयोग करता है और उसमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं मिला रहा है, जिसकी वजह से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जा रही है, उसकी भौतिक दशा खराब हो जा रही है, साथ ही साथ उसके जो अम्लीयता है या pH मान है वो भी बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने खेत से भरपूर फसल नहीं ले पा रहे। यह भी देखा गया है कि गोबर की खाद जो भी किसान भाई डालता है वो पूरी तरह से सड़ी नहीं होती है। अतः किसान भाइयों, अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से सड़ी होनी चाहिए। अगर आप सड़ी खाद नहीं डाल रहे हैं तो उससे खेतों में कीड़े बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा होता है और फायदा की होने की वजह से नुकसान ज़्यादा रहता है। दूसरा, अगर आप केंचुए की खाद सही तरह से बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं तो उससे भी आप अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ का मिलन कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप लोग अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग करें, जो कि बहुत ही सस्ती और अच्छी सुलभ है, उसका अगर प्रयोग कर अपने खेत में हरी खाद बुआई करें और हरी खाद की बुआई कर उसको अपने खेत में अच्छी तरह से मिलाएं, तो उससे हमारे खेत को हरा पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ बहुत मिलता है, जिसकी वजह से वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है और उसके साथ ही साथ वो भूमि को भी सुधारता है। भूमि को सुधारने का तात्पर्य है कि वह उसके घनत्व को कम कर देता है, पानी रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है, भूमि भूरी भूरी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों को जो विभिन्न तत्व हैं, पानी है, वो बराबर मिलता रहता है और फसलों की पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। अतः किसान भाइयों, संतुलित खाद का प्रयोग करें। संतुलित खाद का तात्पर्य है नाइट्रोजन की खाद, फास्फोरस की खाद, पोटास की खाद के साथ साथ अपने खेत में गोबर की खाद, हरी खाद या केंचुए की खाद, कोई भी कार्बनिक खाद हो उसका प्रयोग जरूर करें। इस तरह से करने से आपको फायदा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है annadata.up@atv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004025 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।